चैप्टर नंबर 4 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम आपके साथ में आज डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, जो भी आपसे राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, नीट वाले में, नीट एग्ज़ाम में या आईआईटी मेंस में जितने भी इस चैप्टर से रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या हमसे पूछे जा सकते हैं, उन सारे सवालों को आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है और शुरू करते हैं 1 बाय 1 सवाल। तो पहला सवाल आपके साथ ये है कि एक आवेशित कण जो समान चाल से गतिशील है उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, और नंबर चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपका आवेश के बारे में आपने सुन रखा होगा, आवेश आपने पढ़ा हुआ है, अगर आवेश आपका स्थिर अवस्था में होता है, किस अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, तो वो सिर्फ क्या उत्पन्न करता है, आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आपको पता है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑरस्टेड, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग के अनुसार अगर आपका आवेश गतिशील होगा, कैसा होगा, गतिशील होगा, और कैसे, समान चाल से, किससे होता है बेटा, समान चाल से अगर गतिशील है, तो समान चाल से गतिशील आवेश हमारा अब क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ में क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यानी गतिशील आवेश, लेकिन कौन सा, समान चाल से अगर वो गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेश गतिशील हो और वो कैसा हो, त्वरित गति कर रहा हो, यानी उसके अंदर त्वरित गति कर रहा हो, यानी उसके अंदर अगर त्वरण है, तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है, साथ में वो किसको उत्पन्न करने लग जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। यानी आवेश के सारे केस आपको मैंने समझा दिए हैं कि अगर आपका आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर आपका आवेश गति कर रहा है और वो कौन से केस में, समान चाल से गति कर रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और अगर वो गतिशील है और कौन सी गति हो रही है बेटा, त्वरित गति है, तो इसका मतलब वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि वो कैसा दे रखा है, हमारा समान चाल से गति दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल ये रहा, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 है μ0I/4πa, ऑप्शन नंबर दूसरा μ0I/2πa, ऑप्शन नंबर तीसरा 2 μ0I/πa, और ऑप्शन नंबर चौथा है μ0I/πa। जैसा कि हम जानते हैं, बायो सावर्ट का नियम हमने पढ़ा था, और बायो सावर्ट के नियम के अनुसार एक परिमित लंबाई के चालक तार के कारण किसी लंबवत दूरी a पर अगर कोई बिंदु लेते हैं और इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका बेटा फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था कि वो आता है B बराबर μ0I/4πa, और बेटा यहाँ होता है sin φ1 और साथ में sin φ2। ये हमने बायो सावर्ट के नियम से पढ़ रखा था। उन्होंने परिमित लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताया था। अगर ये तार बेटा, ये φ1 और φ2 का मतलब क्या है कि इस सिरे के साथ में ये जो बनने वाला कोण है और एक ये बनने वाला कोण है, ये हमारा φ1 होता है, तो ये कौन सा माना था हम लोगों ने, इसको हमने माना था φ2। याद है आपको, आपने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था। बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अगर चालक तार में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के कारण इसके लंबवत दूरी पर, ये कोण कितने का बेटा, 90 डिग्री का है, लंबवत दूरी पर कोई बिंदु P है और जिसकी दूरी बेटा स्मॉल a है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र आता है μ0I/4πa sin φ1 प्लस के sin φ2। अगर ये अनंत लंबाई का हो जाएगा तो अपन जानते हैं अनंत लंबाई का होने के लिए बेटा ये जो एंगल है यहाँ से φ1, ये आपकी जैसे जैसे इस तार की लंबाई बढ़ेगी ये आपका ये दूरी बढ़ती चली जाएगी, ये कोण का मान, दूरी नहीं सॉरी कोण का मान आपका बढ़ता चला जाएगा और अनंत पर जाके लगभग कितना हो जाएगा
लगभग 90 डिग्री का हो जाता है, यानी उस केस में ये φ2 का मान कितना बन जाएगा आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। और उसी प्रकार आपका ये जैसे जैसे सिरा बढ़ेगा आपके कोण का मान भी सिरे के साथ में बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ते बढ़ते ये भी लगभग कितना हो जाता है हमारा φ1 का मान भी 90 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पर सारे मान पुट करेंगे तो μ0I/4πa ये बन जाएगा बेटा sin 90 डिग्री और प्लस के sin 90 डिग्री। और अपन जानते हैं sin 90 का मान होता है 1, तो इसका मान 1 + 1 करेंगे तो बन जाएगा 2। तो μ0I/4πa मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 का मतलब 2 हो गया, और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 बार, तो आंसर कितना आएगा μ0I/2πa। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाता है μ0I/2πa। आपकी समझ में आ गया होगा। आपके सामने सारा डेरिवेशन हमने करके दिखाया है कि ये आंसर μ0I/2πa आता कैसे है। इस आई का मतलब वो है आपका तार में प्रवाहित धारा होती है, और ये आपकी ये जो है वो लंबवत दूरी होती है तार से, ये हमें हमेशा लंबवत दूरी ही लेके चलनी है। ठीक है बेटो, चलें आगे। बढ़िया, आपके सामने स्क्रीन पर यह है एक वर्गाकार तार के प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, इसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ऑप्शन आपके μ0I/2πa आपको दिख रहे हैं ऑप्शन। आपको समय लेना है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर टिक कीजिए। चलो आगे चलते हैं, हो गया। ठीक है बेटा, सवाल दे रखा है आपके पास एक वर्गाकार तार है कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास बेटा एक वर्गाकार तार है, और इस तार में हमसे ये कहा गया है कि कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, तो दैट मीन्स ये तार आपका बेटा कुछ इस प्रकार से धारा का प्रवाह कर रहा होगा। इस तार की लंबाई दे रखी है बेटा हमारी स्मॉल a, और हमसे पूछा गया है कि केंद्र पर आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले सवाल वायो सावर्ट का नियम के अनुसार, अगर ये केंद्र है तो बेटा इस तार की इस केंद्र से लंबाई बेटा वर्ग है, और वर्ग की भुजा होती है स्मॉल a, तो केंद्र से दूरी तार की हो जाएगी a/2। सही बात है बेटा। और ये जो केंद्र है बेटा, ये जो a/2 जो रेखा हमने बनाई है, ये रेखा हमारे तार को यहाँ से यहाँ तक, यानी अपन इस तार की बात करें बेटा, जैसे मान लो मैंने A, B, C और D इसको नाम दे दिया, तो जो आपका AB जो तार है उस तार को कुछ इस प्रकार से लंबवर्धक बन जाएगा इसका, यानी इस तार को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। ठीक है, अच्छा, और 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो बताओ अगर ये दूरी आपकी a/2 है तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी a/2 हो जाएगी, तो ये बेटा भी ये वाली भी a/2 हो जाएगी। सही बात है, बढ़िया। अब एक बात बताओ, अगर ये दूरी a/2 है, ये भी a/2 है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो बताइए कोण कितना बनेगा बेटा। इस कोण चेक करते, समकोण त्रिभुज हो गया, और ये आपका बेस हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया। और अगर इस त्रिभुज में अपन tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार। तो बताओ ये a/2 और ये भी कितना बन जाएगा, a/2 बन जाएगा। और देखेंगे बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये भाई साहब आपस में कट जाएंगे, तो बताओ tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर थीटा का मान 1 हो गया, सॉरी tan थीटा का मान 1 हो गया, तो थीटा कितना बन जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है बेटा, अच्छा, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री का हो गया, तो ये नीचे वाला भी कितना होगा, जैसा ऊपर वाले त्रिभुज में हो रहा है सर आपका ट्रायंगल में हो रहा है, वैसा का नीचे हो रहा है, तो ये भी कोण कितने का, 45 डिग्री का। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, ये कैसा तार है हमारा, एक परिमित लंबाई का है, और परिमित लंबाई के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि b बराबर कितना होता है μ0I/, जी बेटा 4πa, और ये sin φ1 प्लस के sin φ2, ऐसी फॉर्मूला होता है कि आपका सारी वैल्यू पुट करते हैं। μ0 कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसने बोला था कि कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, तो दैट मीन्स कैपिटल I हो गया। ये आपका 4π बेटा, ये आपकी केंद्र से यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, a/2, तो हमने इसको a/2 लिख दिया। अच्छा, sin φ1 कितना है आपका 45 डिग्री, तो ये sin 45 हो गया। और बेटा यहाँ पर sin φ2 कितना है आपका, ये आपका 45 हो गया, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करें बेटा, देखना कितना बनेगा, ये बन जाएगा μ0, और ये 2 से अपन इसको काट दें क्या, ये 2 कट गया, तो μ0I/2πa हो गया। और sin 45 का मतलब √2 होता है बेटा, और ये भी आपका √2 होता है। कोई समस्या,
अच्छा बेटा अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, और ये बेटा इसको लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट में 2 बन जाएगा। कोई समस्या? और इस तरह से 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो बताओ इस तार के कारण, जो आपका तार ए बी है उसने कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया आपका, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बटे अंडर रूट 2 और पाई इंटू स्मॉल ए। सही है। अच्छा हम जानते हैं बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं, जिस क्षेत्र की बात कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की, वो तो एक सदिश राशि है, वेक्टर है हमारी, और वेक्टर है तो बेटा इसकी दिशा होती है क्या, तो बताओ कैसे निकालते हैं। हाँ जी, आपका राइट हैंड लेना है, दायां हाथ लेना है, क्या करना है बताओ, अंगूठे को तार की तरफ करना है, यानी तार की तरफ में, तार में धारा प्रवाहित और इसकी तरफ करना है। तो देखो आपकी धारा ऊपर जा रही है तो ये अंगूठा ऊपर आ गया, और उंगलियों को कर्ल करना है। तो चेक करते हैं इस बिंदु पर मेरी उंगलियां किधर जा रही हैं, बोर्ड के अंदर जा रही हैं, और बोर्ड के अंदर जा रही हैं तो धारा की आपकी चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा है उसकी दिशा तल के लंबवत बेटा किधर जाएगी। देखो आपने हाथ को ऐसे पकड़ना है, धारा को मैच करो जिधर अंगूठा जाएगा, और उंगलियों को चेक करो, अगर बोर्ड के अंदर जा रही हैं तो तल के लंबवत अंदर की, और तल के लंबवत अंदर के लिए बेटा अपन क्या लगा देते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा अब बेटा अपन चेक करते हैं बीसी के लिए क्या बनेगा, जैसा ए बी के लिए हो रहा था क्या वैसा सिस्टम हमारा बीसी के लिए भी हो जाएगा क्या। वही आपका 90 डिग्री कोण, वही ए बटे 2 दूरी, वही आपका 45 डिग्री कोण, यहाँ भी 45 का कोण, तो मान भी इसके कारण भी कितना मान आएगा, म्यू नॉट आई बटे अंडर रूट 2 पाई ए आ जाएगा। सही है। दिशा को चेक करते बेटा, दिशा कैसे, तो देख करो तार आप कैसे रखा है क्या, तो आपको क्या करना है, हाथ को क्या करना है, अंगूठे को किधर लेके जाना, धारा की दिशा में, अंगूठे को धारा की दिशा में लेके जाएंगे। तो चेक करते हैं उंगलियां अंदर आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, तो देखते हैं बेटा अगर ये हाथ है तो बेटा उंगलियां कहाँ जा रही हैं, बोर्ड के अंदर जा रही हैं, और बोर्ड के अंदर जाएंगी तो दिशा ये भी कैसी आ जाएगी, लंबवत अंदर की ओर आ जाएगी। सही है। सिमिलरली आपका जो सीधी वाला हिस्सा है वो भी समान सेम है, जैसा ये था वैसा ये है, तो इसका मतलब इसके वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र सेम टू सेम आएगा जितना इन दोनों ने उत्पन्न किया था। दिशा को चेक कर लेते हैं, तो दिशा के लिए बेटा चेक करना है आपको, देखो धारा किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और अगर धारा नीचे है तो आपको क्या करना है, अपने अंगूठे को नीचे करना है, और उंगली को चेक करेंगे तो उंगलियां वापस से बोर्ड की तरफ मुड़ रही हैं, और अगर बोर्ड की तरफ मुड़ेंगी तो यहाँ भी क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अंदर की ओर। सही है। और आपका दूसरा बच्चा डी ए, तो डी ए में चेक करेंगे धारा किधर आ रही है, ऐसे, तो अंगूठा धारा की दिशा में करेंगे तो चेक करो बेटा उंगलियां वापस से बोर्ड की तरफ मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब हाँ जी आपकी इसके कारण भी दिशा किधर है, लंबवत अंदर की ओर है। तो बेटा इसके लिए भी दिशा आपकी लंबवत अंदर हो गई, इसके लिए भी दिशा आपकी लंबवत अंदर हो गई। तो केंद्र पर 4 चुंबकीय क्षेत्र है, एक तो हमारा ए बी की वजह से, दूसरा बी सी की वजह से, तीसरा सी डी की वजह से, और चौथा डी ए की वजह से, और चारों की दिशा कैसी है, समान है। और अपन जानते हैं सदिश को क्या कहता है, अगर सदिश समान दिशा में हो तो उनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो बेटा क्या, जो अपन कुल मान निकालेंगे टोटल बी बराबर, तो क्या इसमें 4 का गुणा कर दें, तो 4 मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट आई बटे अंडर रूट 2 पाई इंटू ए हो जाएगा। सही है। और इसे बेटा रूट 2 से ये कितनी टाइम कट जाएगा, 2 रूट 2 टाइम कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। चेक कर लो कोई मैच कर रहा है क्या, देखो ये वाला मैच कर रहा है हमारा, 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। सही है। बिल्कुल बेटा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आपके सामने चौथा सवाल ये रहा कि आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है। आर त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो बेटा हम जानते हैं ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, आप अपना समय लो और इसको आंसर दो। हो गया। चलो जी बेटा, आपने पता होगा बायो सावर्ट के नियम से हमने एक कुंडली के अक्ष पर गणना की थी। कुंडली के अक्ष पर x दूरी पर जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को बेटा हमने b बराबर कितना लिखते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या इसकी r है और धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है तो बटे 2 आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3 बटे 2। जी, बायो सावर्ट के नियम से हमने किसी कुंडली के अक्ष पर x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसकी गणना की थी।
अगर अपन केंद्र की बात करेंगे तो बताओ केंद्र पर क्या होगा बेटा, केंद्र पर इस x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। और अगर इसमें अपन 0 रखेंगे यहाँ पर तो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 बेटा। हाँ जी, ये 0 हो गया और इस 2 से 2 कट जाएगी तो r की घात कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। और इस आर स्क्वायर से 2 घातें कट जाएंगी तो कितना आंसर आएगा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो आंसर कितना था बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रहा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इस प्रकार से कितना आता है केंद्र पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो कण की कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन आपके वेग है, संवेग है, गतिज ऊर्जा है और सभी। अपना समय लो और आंसर दो इसका, देखते हैं क्या आता है। ठीक है बेटा, हम जानते हैं कि बेटा जब कोई आवेशित कण, ये मान लो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, जब कोई आवेशित कण बेटा इस चुंबकीय क्षेत्र में इसकी दिशा में गति करता है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा वेग की दिशा हो गई। और दोनों की दिशा कैसी दे रखी है बेटा, हमें दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी दोनों की दिशा कैसी है, समान है। तो बताओ, हमने पढ़ रखा था लॉरेंज बल, चुंबकीय बल क्या होता है, F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा होता है। अब अगर इन दोनों समान दिशा में हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और थीटा अगर 0 हो गया तो बेटा बल कितना मान हो जाएगा आपका, 0। कोई बल काम नहीं करेगा। और अगर बल 0 है तो एक सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि इस कण का पथ कैसा होगा। तो बेटा जब बल ही नहीं लग रहा है तो जिस वेग से जा रहा है, यानी जिस दिशा में गति कर रहा था, क्या उसी दिशा में चलता रहेगा। इसलिए इसका जो पथ बनेगा वो कैसा बनता है, एक सरल रेखीय पथ बनता है। ये हो गया सरल रेखीय पथ। अच्छा, ऐसा क्यों बना, क्योंकि इस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। और बल काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की दिशा समान है, जिसके कारण थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। और थीटा का मान 0 रखेंगे तो लॉरेंज बल कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है बेटा। और अपन ये भी जानते हैं जी, न्यूटन के सेकंड नियम से हमें क्या पता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल तो बेटा ma होता है क्या। अच्छा, अगर m बल का मान 0 तो ma का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ त्वरण का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इस वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई, इस आवेशित कण में किसी भी प्रकार का कोई त्वरण नहीं होगा। और अगर त्वरण नहीं है तो इसका मतलब वेग कैसा हो गया, हमारा वेग हो गया, नियत हो गया। क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तभी त्वरण 0 होगा, और त्वरण 0 है तभी बल कितना हो जाएगा इसमें, 0। तब सोचो, अगर वेग नियत है तो देखो इसमें वेग सब ऑप्शन पहला दे रखा है कि वेग हमारी अपरिवर्तित है, वेग चेंज नहीं होगा। हम जानते हैं दूसरा दे रखा है बेटा संवेग। और संवेग के बारे में अपन जानते हैं कि संवेग होता है हमारा m × v। मास तो नियत रहने वाला है द्रव्यमान, वेग को हमने नियत कर दिया तो दैट मीन्स इसका वेग संवेग भी अपरिवर्तित रहेगा। और बात करें गतिज ऊर्जा की तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो बताओ, अगर वेग नियत है, वेग का मान नियत है, तो सबसे पहले संवेग ये भी नियत हो जाएगा, तो पूरी राशि ये भी नियत हो गई। और ये भी नियत है तो बेटा द्रव्यमान नहीं बदलेगा, 1/2 तो वो कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब आपकी गतिज ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसमें, उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चले आगे, ठीक है आगे चलते हैं जी बच्चों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित L लंबाई के धारावाही चालक तार पर लगने वाला लॉरेंज बल है। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करो, एक बार अपने आंसर चेक करो कि आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। हम जानते हैं लॉरेंज बल के बारे में, आपने पढ़ रखा है कि लॉरेंज बल हमें 2 केस में याद रखना है। लॉरेंज बल मतलब चुंबकीय बल हो गया, हमें 2 केस में याद रखना है बेटा। लॉरेंज बल को अपन बोलते हैं F वेक्टर बराबर, हाँ जी क्या था बेटा, ये चुंबकीय विद्युत बल प्लस के चुंबकीय बल का योग होता है। इसको अपन लिखते हैं Q × E वेक्टर, और इसको लिखते हैं बेटा Q B × B वेक्टर, याद है ना। और अगर मान लो विद्युत क्षेत्र का मान अगर 0 हो जाए तो इस बल को अपन क्या बोलते हैं, Q B × B। यानी अगर आपका कोई आवेशित कण जिस पर आवेश Q है वो चुंबकीय क्षेत्र में B वेग से गति करता है तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल या लॉरेंज बल हमारा होता है Q B × B।
ठीक है बेटा। बट उसने यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आपका आवेश गति कर रहा है, इसने क्या बोला है कि चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है। तो बेटा हम जानते हैं ये तो लॉरेंज बल का पहला केस हो गया जो किसी गतिशील आवेश पर लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आपको लॉरेंज बल का मान बताना है किसी धारावाही चालक तार के लिए, तो बेटा अपन इसको चेंज कर लेते हैं और इसके दूसरा केस बनता है आपका जो होता है आई और एल क्रॉस बी वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा अपन? आई एल क्रॉस बी वेक्टर। सही है, कोई समस्या? अच्छा सर ये आई जो एल है ये लंबाई हो गई, ये बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये आई आपका है वो प्रवाहित धारा हो गई, और इस लंबाई यानी अपन जो चालक तार की जो लिए एल वेक्टर की दिशा मानते हैं वो वही मानते हैं जो चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा होती है। तो बताओ ये तो लॉरेंज बल का पहला केस हो गया, ये लॉरेंज बल का दूसरा केस हो गया। तो चेक करो ये जो है वो चालक तार के लिए होता है और ये बेटा किसके लिए होता है? आवेश के लिए होता है। हमसे किसकी बात कर रहा है? वो चालक तार की। तो आंसर कितना जाएगा आपका? आई एल क्रॉस बी। तो चेक करते हैं, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बी क्रॉस एल दे रखा है, दिशा का चेंज हो जाएगा। ये आई हमारी सदिश राशि है तो इसको आप सॉरी आई हमारी अदिश राशि है तो ये क्रॉस हो नहीं सकता है। तो कौन सा आंसर आएगा बेटा आपका? नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। ओके बेटो चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके लिए, समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। ये 1h1 का मतलब होता है ये हमारा प्रोटॉन दे रखा है, ये तो हो गया प्रोटॉन हो गया। ये बेटा आपका हीलियम दे रखा है जिसको अपन अल्फा कण बोलते हैं, ये आपका बीटा पार्टिकल हो गया, और ये हमारा लिथियम हो गया। आपको आंसर ये बताना है कि इनमें से किस कण पर सबसे ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, अपना समय लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए। ठीक है, हाँ जी बेटा देखते हैं। बेटा अभी हमने बोला सर्वाधिक बल बता रहा है, तो अभी बताया था हम लोग बेटा बल हमारा कितना होता है? क्यू बी क्रॉस बी होता है, जिसको सॉल्व करेंगे तो बेटा बनेगा क्यू बी बी साइन थीटा। देख लेते हैं, लंबवत गति कर रहा है तो थीटा का मान दे रखा है आपके लिए 90 डिग्री का। बढ़िया बेटा, और देखते हैं सवाल में क्या दे रखा है आपके लिए। आपके लिए ये दे रखा है कि समान वेग है तो इसका बी का मतलब ये हमारा नियत हो गया। अगर ये नियत है तो बताओ आपका बल कितना बनेगा? क्यू बेटा बी नियत हो गया तो बी बी और साइन 90 का मतलब 1 हो गया, तो बल कितना होता है? क्यू बी बी। अब चेक करते हैं सभी कणों के लिए चुंबकीय क्षेत्र हमारा समान है, तो ये तो हमारा नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। वेग हमारा पहले से ही कांस्टेंट है तो ये भी नियत हो गया। तो इसका मतलब जिस कण पर आवेश सबसे ज़्यादा होगा उस कण पर क्या लगेगा? बल का मान भी सबसे ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं आपके 4 ऑप्शन में से किस कण पर आवेश का मान सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रोटॉन होता है बेटा, आप जानते हो ये अल्फा कण हो गया। अल्फा कण के पास जो आवेश है वो प्रोटॉन का 2 गुना होता है। प्रोटॉन का बेटा कितना? 2 गुना होता है। सही है, तो आप ये बताओ इन चारों में से किस कण के पास आवेश ज़्यादा है? तो आपको दिख रहा होगा ये लिथियम है बेटा, इसके पास जो आवेश है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा बल लगेगा वो किस पर लगेगा? हमारा लिथियम पर। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ तो बेटा आपके लिए अगला सवाल ये है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ 45 डिग्री के कोण पर गतिशील है तो कण की गति का पथ किस प्रकार से होगा? आपका एक कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में बेटा कितने कोण पर गति कर रहा है? 45 डिग्री कोण पर। तो आपको बताना है उस कण की गति का जो पथ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 सरल रेखा, वृत्ताकार, कुंडलीनुमा और परवलयाकार। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। ओके चलते हैं आगे बेटा। हाँ हम एक चीज़ जानते हैं बेटा, हमने आपके लिए बताया था कि बेटा बल के केस में 3 केस होते हैं कि अगर आपका कोण 0 डिग्री है, यानी अगर आपका आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, अगर दिशा वेग की और चुंबकीय क्षेत्र की समान होती है तो थीटा 0 डिग्री बनता है। उस अवस्था में पथ कैसा आता है? हमारा सरल रेखीय आता है। ठीक है, कैसा पथ होता है? हमारा सरल रेखीय पथ होता है। लेकिन यहाँ कोण 45 डिग्री दे रखा है तो ये तो केस संभव है ही नहीं। अच्छा, जब बेटा लंबवत गति होती है तो कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। किसके लंबवत? अगर आपका कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो इस केस में कोण 90 डिग्री बनेगा, और लंबा बनता है तो बेटा हमारा पथ कैसा हो जाता है?
ये हमारा वृत्ताकार पथ हो जाता है, वृत्ताकार पथ हो जाता है। और ना वो बेटा 90 डिग्री का है, ना 0 डिग्री का है। यही सेम केस आपका 180 डिग्री के लिए भी आता है, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री वाले केस में आपका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय होता है। 90 वाले केस में कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और अगर इन दोनों के अलावा कुछ और है, यानी थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच दे रखा है, तो बेटा हम जानते हैं इस पर दोनों गति एक साथ होती हैं, लंबवत गति भी होती है। यानी आपका बेटा चेक करो, आपने पढ़ा होगा, डेरिवेशन किया होगा इस तरह से कि ये हमारा मान लो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हमारा वेग हो गया, थीटा आपका ये हो गया, तो बेटा इसका एक घटक हमें मिलता है बी कॉस थीटा, तो ये मिलता है हमारा बी साइन थीटा, याद है ना। तो बताओ ये जो घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होता है, इसलिए ये वाला जो वेग है वो कण को सरल रेखीय पथ पर गति कराता है। और ये वाला जो घटक है आपका, ये वाला वेग का ये जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो इसलिए ये वाला घटक हमें वृत्ताकार पथ पर गति कराता है। तो यानी इस कण के पास दोनों गति एक साथ चलती हैं, यानी ये सरल रेखा में भी गति करेगा और साथ में वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। और दोनों गतियों के प्रभाव से जो गति निकल के आती है वो कैसी आती है बेटा, हमारी कुंडली नुमा आती है। यानी आपका पथ है, यानी जो आवेश है वो ऐसे कुंडली के नुमा गति करता है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, कुंडली नुमा। ठीक है बेटा, यानी अगर आपका कोण 0 और 90 के बीच में दे रखा हो तो अपन आंसर क्या लगाएंगे, कुंडली नुमा। ओके, चले आगे। अगला आपका क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए। चलो, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो कण की राशि जो परिवर्तित होती है, चाल, संवेग, ऊर्जा और कोई नहीं। ठीक है, नोट कीजिए और आंसर दीजिए पॉज करके वीडियो बेटा। चलते हैं बेटा, हो गया, आगे चलते बेटा, चलो सॉल्व करते हैं इसको। आपके दे रखा है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। बेटा अभी इस तरह का सवाल हमने किया था, लेकिन उस वाली अवस्था में आपका जो कण था वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा था। और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा था तो ना तो उसका वेग बदला था, ना संवेग बदला था और ना ही गतिज ऊर्जा बदली थी। लेकिन अभी ये गति बेटा कैसी है, लंबवत है कुछ इस प्रकार से। बेटा मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया और अगर लंबवत गति करते तो बेटा अगर आपका वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण है आपका 90 डिग्री का होता है, तो अपन जानते हैं कि पथ कैसा बनता है हमारा, वृत्ताकार पथ पर गति होगी। और वृत्ताकार पथ पर गति होती है तो देखो आपकी मान लो चाल तो हमारी सेम है, ये चाल को हमने सेम मान लिया, बी यहाँ भी बी मान लेते हैं, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। आपको पता है बेटा इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कौन चेंज हो रहा है, इसकी दिशा चेंज हो रही है। इसका मतलब चाल तो कैसी होगी हमारी, चाल होगी बेटा नियत हो गई, सही है। लेकिन बेटा जो आपका वेग है दिशा के कारण बेटा हर बिंदु पर दिशा क्या करेगी, बदलती रहेगी, इसलिए वेग कैसा हो जाएगा हमारा, परिवर्ती हो जाएगा। ये वेग हो गया परिवर्ती, ठीक है। यानी आपकी चाल तो नियत है लेकिन वेग दिशा में बदलाव के कारण प्रत्येक बिंदु पर आपके आवेशित कण की जो वेग की दिशा है वो अलग अलग आने वाली, इसलिए वेग हमारा परिवर्ती हो जाएगा, चाल हमारी नियत हो जाएगी। और अपन जानते हैं इस प्रकार की गति को अपन क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति, यानी इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं अपन, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और बेटा चेक करते हैं तो चाल तो हमारी कैसी हो गई, ये तो हमारी कैसी बेटा नियत है, ये परिवर्तित होने वाली नहीं है। उसने बोला है कौन सी राशि परिवर्तित हो जाएगी, बदल कौन सी जाएगी, तो चाल बदलेगी क्या, चाल हमारी नियत है। बेटा संवेग का फॉर्मूला होता है एम बी, और संवेग राशि कैसी हमारी, एक सदिश राशि है, और इसका मतलब ये हो गया एम बी वेक्टर। तो बताओ क्योंकि वेग बदल रहा है, वेग बदलेगा तो साथ में कौन बदल जाएगा, संवेग बदल जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा बेटा आपका, संवेग आएगा। अच्छा ऊर्जा आ सकती है क्या, क्योंकि बेटा ऊर्जा हमारी होती है कैसी है, हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर है, अदिश है। तो बेटा चूंकि चाल नहीं बदलेगी तो ऊर्जा भी नहीं बदलेगी, इसलिए कौन सी बदलेगी बेटा, हमारी आंसर क्या आ जाएगा इसमें, संवेग। समझ में आ गया, चले आगे। ठीक है बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यह है बेटा आपके लिए अगला सवाल। एक अनंत रेखीय चालक तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो चालक तार में प्रवाहित धारा होगी, ऑप्शन आपका है 5 एम्पियर, 25 एम्पियर, 50 एम्पियर और 500 एम्पियर।
एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए कितना आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। हमने आपको लिखा था बायो सावर्ट के नियम में हमने पढ़ा था कि बेटा अगर तार आपका कैसा है, अनंत रेखी है, अनंत लंबाई का है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन कितना बेटा 2 पाई A होता है। फॉर्मूला कितना बेटा, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A होता है। देखते हैं किसका मान दे रखा है, B का मान दे रखा है 10⁻⁻5 दे रखा है। ठीक है बेटा, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷ होता है। ठीक है, धारा का मान हमें ज्ञात करना है बटे 2 पाई हो गया। और बेटा दूरी कितनी दे रखी है आपके लिए 10 सेंटीमीटर। बस आपको ध्यान यही देना है क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या करें बेटा 10 गुणा 10⁻2 क्या बन जाएंगे, ये हमारे मीटर बन जाएंगे क्या, अरे है या ना। तो बन जाएंगे आपके 10 गुणा 10⁻2 हो गए आपके मीटर। आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से जी। तो 2 पाई से पाई गया, 2 से बेटा कितने बार गया 2 बार गया। कोई समस्या, बढ़िया बेटा। यहाँ से कितना बचा, 1 0 खा गया तो -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा क्या, और +1 होगा तो इसमें से खा जाएगा कितना बचेगा, ये बनेगा 2 गुणा 10 की घात बेटा चेक करो 1 जा रही है तो 10 की घात कितना बेटा -6 हो जाएगा। कितना बेटा ये -6 हो गया, और मल्टीप्लाई में आई, यहाँ से एक घात चली जाएगी और ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और इसमें से एक घात को क्या कर देगी, कम कर देगी। इधर कितना है 10 की घात -5, सही है। तो बेटा कितनी घात चलेगी, इसमें से 5 घात चलेगी, एक घात बची तो कितना आएगा 1 बटे नीचे लेके आओ 2 गुणा 10 की घात -1 घात बचेगी, बराबर हो गया आई। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा कितना बन जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा क्या, माइनस की घात थी ऊपर जाएगा तो प्लस की हो गई, और 2 से कितना कट जाएगा बेटा 5 बार, तो आंसर कितना आएगा आपका 5 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया आपको, बढ़िया बेटा। इस तरह से ये आपके कुछ सवाल थे। नेक्स्ट वीडियो में इस लिस्ट को और आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट कीजिए, अगर कोई आपके पास कोई सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी आपकी अलग से कोई डाउट है वो भी हमें पोस्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।